बाहर चले जाऊं, फिर था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर था कि फौज में चले जाऊं। और मैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किताबें पढ़ पढ़ के ऐसा कमांडो बना हुआ था कि जी इन्हों भी ठोक देना, उन्हों भी ठोक देना, ले जी, पूरी दुनिया से दहशतगर्द मार देना। हमें ये कहा जाता था कि जो वकील बन जाता है ना, वो होते बाबा जी पूरी उम्र फटियां ते बह के उन्हें गुजार देनी। और वाकई मैंने ऐसा देखा, मैंने अपने सीनियर्स वकला को देखा कि वो फटों पर बैठे हुए हैं, नींको रियोड़ी शामी पूरा खा रहे हैं और सारा दिन गप्पे मार रहे हैं। और जब मैं वकला को देखता था तो मैंने देखना कि उनकी कुर्सियां जंजीरों से अटी पड़ी हैं, जंजीरों से बांध के लगाई हुई है कुर्सियां, कभी आप जाएं तो सिल्क बिल्कुल जरी ऐसे ही हो है, मैंने गया। ऑब्जर्व किया है ये। तो मैं कहता था कि कैदियों को जंजीरों में बांधना है या कुर्सियों को जंजीरों में बांधना है। वकालत चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सही। वकला इसको आर्ट समझते थे कि किसी तरीके से फीस आ जाए, पहले फीस आ और हमने इस चीज को आर्ट समझा कि किसी तरीके से काम हो जाए। जाए। आप 10 बंदों से पूछें पुलिस कैसी है, आपको पता लग जाएगा पुलिस कैसी है। पर्चा करवाने के लिए भी पैसे देने और पर्चा रोकने के लिए भी पैसे देने। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं आपको डंडा देने के लिए आया, तो मुझे आप इस नाम से पहचाने, पुलिस को डंडा देने वाला। उस पुलिस वाले ने मुझे बदला, उसका नाम शब्बीर था। ये थाना कौन सा था अगर आप बताना? थाना छोड़ दें, क्योंकि शब्बीर नामी मैं उस पुलिस वाले को इसलिए मेंशन कर दिया कि आज का मतीन उस शब्बीर की वजह से मतीन बना है। और शब्बीर देख ले कि तुमने मुझे मतीन बनाया है। तो जनाब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि हमारे सीनियर्स आज तक अपने चैम्बर्स को क्यों नहीं ठीक कर पाए। तो वो मुझे कहने लगे, हम आम से वकला तख्तो ताज को हलाने की ताकत रखते हैं। तालियां। हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेरे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट में इतनी काली भेरे मौजूद हैं, केस लगा दें सालों साल डिसाइड नहीं होते। तो फौज ने तो करप्शन की ऐसी दास्तानें छोड़ी हैं, अल्लाह अकबर, जितना जुल्म किया, इनकलाब की जरूरत है। और ऐसा खूनी इनकलाब जिसमें सारे वो जर्नैल मार दिए जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को खाया है। ये जो अब नस्ल तैयार हो रही है ना, ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को नथ नहीं डालेगी, ये फौज डिपार्टमेंट को भी नथ डालेगी। दोनों को नथ डालेंगे तो काम ठीक होंगे। और इन दोनों की हाला लाला ये पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, इस तरह करने से नहीं ठीक होते मोराल। मोराल नथ डालने से ठीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नौजवान वकील, सोशल मीडिया सेंसेशन, मजलूमों की आवाज और सबसे भरकर आर्टिकल 10A के रूहे रवा जनाब अब्दुल मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन एक जिंदगी और बहुत से किरदार। आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तारुफ से मुखातिब किया जाए, या अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, या किस तारुफ से आपको याद रखा जाए? बस तारुफ के लिए मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। कई मर्तबा इंसान को अपने मकसद का ही पता नहीं होता। मैं कई मर्तबा लोगों को बताता हूं कि मैं जब छोटा था तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कुछ बनने की, तो मैं बचपन में पायलट बनना चाहता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मोटर के ऊपर ना पंखा घुमाना शुरू कर दिया, वो कागज लगाकर। और वो सेल लगाकर जब वो पंखा चलता था तो लगा कि शायद मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। मजीद थोड़ा सा मैच्योर हुआ तो पता लगा कि जो बाहर के जो मुल्क में लोग होते हैं उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है पाकिस्तान में, तो मैं बाहर जाऊंगा। मैट्रिक में पहुंचा, नंबर अच्छे आ गए, मेडिकल का टैग लग गया, ये मुंडा सारा डॉक्टर बनेगा। एफएससी के बाद जवानी आ गई, सोचा फौज में जाऊंगा। फौज से जब इनकारी हुए तो बड़ा एक इंप्रेशन था कि सीएसएस करो, पीएसपी ऑफिसर बन जाओ, प्लीज, बड़ी थॉरिटी। और आई यूज टू एडमायर दी पुलिस डिपार्टमेंट। मैं कहता था बस पुलिस में चले जाओ, बस काम हो गया। Due to the authority and the area of domain they have, हाँ बस वही जो बच्चे के ज़हन में सवार हुआ पड़ा है, Power. सीएसएस करो, पावर आएगी, नीली बत्ती। लोग सुनेंगे आपकी बात, प्रोटोकॉल, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हमने सोचा कि शायद हम पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे।
अब बीए किया साइकोलॉजी के साथ, मेडिकल फील्ड से हट के साइकोलॉजी में मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन आ गई। साइकोलॉजी को पढ़ा, रोजर को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, थोड़ा दिमाग खुला। उसी दौरान ही के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलना शुरू हो गए। सोचा यार यही चलाओ। टीचिंग बहुत अच्छी करता था, स्टूडेंट्स को समझाता था, उनको बहुत समझ आती थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का लाके में नाम बनना शुरू हो गया। सोचा यही चलाते हैं। मसला ये आया कि कभी हेल्थ डिपार्टमेंट छापा मारता था, कभी पुलिस डिपार्टमेंट छापा मारता था, कभी कोई डिंगी वाले आ जाते थे। आए रोज तंगी बड़ी होती थी। अब ग्रेजुएशन तो कर ली थी, तो सोचा कि वकील बन जाते हैं। चलें, ये जो हमें आए रोज हरासमेंट करते हैं, हम कम से कम कानूनी कार्रवाइयां टक्कर की करेंगे इनके साथ। एलएलबी पार्ट 1 किया, गोल्ड मेडलिस्ट, पार्ट 2 किया, गोल्ड मेडलिस्ट, पार्ट 3 किया, फिर पोजीशन आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने सोचा कि यार मेरे जैसा तालिब इल्म जो थोड़ा बहुत पढ़ता है पूरे साल के अंदर, अगर वो लॉ को इतनी बारीकी से समझ पा रहा है, तो अगर मैं लॉ की फील्ड में चले जाऊं तो शायद मैं थोड़ा सा नाम बना लूं। तो इनिशियल जो फाइंडिंग्स थी वो यही थी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लंबी हो रही है बात, लेकिन नहीं मुझे जनाब, सवाल आप याद मुकम्मल है। करें, हम आपको सुनना चाह रही है, अवाम भी आपको सुनना और चाह रही है। सवाल ये था कि आपको किस नाम से पुकारा जाए। तो मेरा बचपन में था कि मुझे पायलट से पुकारा जाए, फिर था कि मुझे इंजीनियर से पुकारा जाए, फिर था कि मैं बाहर चले जाऊं, फिर था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर था कि फौज में चले जाऊं। और मैं तो सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की किताबें पढ़ पढ़ के ऐसा कमांडो बना हुआ था कि जी इन्हों भी ठोक देना, उन्हों भी ठोक देना, ले पूरी दुनिया से दहशतगर्द मार देने। लेकिन मुझे बड़ी देर बाद समझ में आई कि लोग दहशतगर्द बनते ही क्यों हैं। आपको और मुझे जब इंसाफ नहीं मिलेगा, हम दहशतगर्द बन जाएंगे। अब इन चीजों को जब आहिस्ता आहिस्ता कैटेगोरिकली देखना शुरू किया, तो माइंड वॉश होना शुरू हो गया कि हर चीज शूट टू किल से नहीं होती। पुलिस डिपार्टमेंट को खैरबाद किया, अभी एंट्री नहीं मारी तो खैरबाद कर दिया। सीएसएस करने के इरादे किए हुए थे, छोड़ दिया। एलएलबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना प्रॉपर्टी की फील्ड में एंट्री मारी जाए। आया मजा। सही सही। बहुत से ऐसे लोग हो गए जो कहेंगे कि जी मैं बचपन से एंकर बनना चाहता था, या आप कहेंगे मैं बचपन से एंकर बनना बिल्कुल चाहता ऐसा नहीं है। तो आपने मुझे भी कुछ देर पहले बताया आप राइटर थे, और राइटर वाली फील्ड से निकलकर आप इस फील्ड के अंदर एंट्री मारी आपने। बिल्कुल तो ऐसा ही है। जिंदगी के साथ चंद चीजें बदलती हैं, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आपके नजरियात, जिंदगी को देखने का आउटलुक और पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि आपका लेंस तब्दील हो जाता है चीजों को देखने का। तो हुआ ये कि जब मैं वकालत के प्रोफेशन में आया, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि प्रैक्टिस चलानी किस तरह। हमें ये कहा जाता था कि जो वकील बन जाता है ना, वो होते बाबा जी पूरी उम्र फटियां ते बैके ने गुजार देनी। और वाकई मैंने ऐसा देखा, मैंने अपने सीनियर्स वकला को देखा कि वो फट्टों पर बैठे हुए हैं, नुनको रियोड़ी शामी पूरा खा रहे हैं और सारा दिन गप्पे मार रहे हैं। सर इसकी वजह शायद ये भी है कि जो लाहौर की बार कौंसिल है वो एशिया की, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 2 है, ओवर क्राउडेड बार कौंसिल है। शायद ये वजह है बात जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, या आप इनकॉम्पिटेंसी को समझते हैं मेन वजह? इसमें इनकम्पिटेंसी है। देखिए चाइना भी बड़ा ओवर क्राउडेड है और पाकिस्तान से ज्यादा ओवर क्राउडेड है। बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर 1 लेकिन पे। वहां पर ये हालात नहीं। आप बार के अंदर जाकर देखिए, मैंने बार में सेशन हुआ और मेरा कोई दूसरा दिन था, मैं उस सेशन में चला गया, केस तो कोई था नहीं, तो फिर सेशन ही लिया करते थे हम। तो वहां पर अफरीदी साहब आ गए और वो बता रहे हैं कि जी हमने ये किया, हम आपके सीनियर वकला, हमने ये किया, हमने वो किया। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? हमारे सीनियर्स ने बड़े काम किए हैं और मुझे कुछ अरसा हुआ है वकालत के प्रोफेशन में एंट्री मारते हुए। मुझे जो सबसे मैं डिसहार्ट होता हूँ जिस चीज को देखकर, वो मैं वकला के चैम्बर्स को देख के डिसहार्ट होता हूँ। और उस वक्त मैं नया नया प्रॉपर्टी की फील्ड से निकल कर इधर आया था। तो मैं देखता था कि जो डीलर्स थे उन्होंने आलीशान दफ्तर बनाए हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनके लिए चाय है, उनके लिए खाने का बंदोबस्त है, सिस्टम है, एसी शेसी लगे हुए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल है। मुझे वो इन्वायरमेंट बड़ा पसंद आता। अच्छा, वो कोई भी गया उसको वो खिलाए बिना नहीं आते थे, यही सुन्नत के अमल थे। और जब मैं वकला को देखता था तो मैंने देखना कि उनकी कुर्सियां जंजीरों से अटी पड़ी हैं,
जंजीरों से बांध के लगाई हुई है कुर्सियां, कभी आप जाएं तो सही बिल्कुल कचहरी ऐसे ही है, हो मैंने गया। ऑब्जर्व किया है ये। तो मैं कहता था कि कैदियों को जंजीरों में बांधना है या कुर्सियों को जंजीरों में बांधना है। तो जनाब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि हमारे सीनियर्स आज तक अपने चैम्बर्स को क्यों नहीं ठीक कर पाए। तो वो मुझे कहने लगे, हम आम से वकला तख्तो ताज को हिलाने की ताकत रखते हैं। तालियां। मैं बड़ा परेशान हूं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर देन दिस। वो कहते बेटर आंसर, समथिंग अदर बेटर है कि नहीं, शायद हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं। मेरा ये मानना था सादगी का मतलब यूलर नहीं होता। अल्लाह जमीलुन युहिब्बु जमाल, अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। वकला जब तक अपने चैम्बर्स को दुरुस्त नहीं करेंगे, उनकी हालत को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर सर्विस फराहम कर सकते हैं। सही। उनके टेबल्स के ऊपर जिड जिड किस चीज की, चाय पीने की जिड लगी हुई है टेबल्स के ऊपर। ये सीनियर वकला की बात कर रहे हैं जिनका नाम वही जो हमसे सीनियर से सारे। आप अच्छा, जाएं तो सही, कोई एक चैम्बर मुझे आप ऐसा दिखा दें, कोई एक चैम्बर ऐसा दिखा दें जिसमें टेबल की कोई टांग ना टूटी हो, सही, जिसमें कुर्सी किसी जंजीर के साथ ना बंधी। बाय द वे ये हालात मैंने देखे, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम गुलामी के एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकले हैं जिसके बाद हमने अपने प्रॉपर ऑफिसेज बनाने छोड़ दिए, हमने एक प्रोटोकॉल की उस सीन को, ऑर्गेनाइजेशन की उस सीन को छोड़ दिया जिसमें हम क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस दे सकें। राइट हो गया। बाय द वे हमें यह बताया गया था कि वकालत नहीं चलती। मेरा ख्याल है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या ओवर क्राउडेडनेस की वजह से। नहीं, वकालत में अनएम्प्लॉयमेंट वाला तो सीन ही नहीं। वकालत नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि केसेस नहीं है, वकला फ्री, ठीक है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, वो मेस पे नजर आते हैं और इस तरह के मामला तो है ना यंग वकीलों के साथ। मैं ये कहता हूँ कि जो ये बात करते हैं ना, वो थर्ड क्लास बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो बेहतर है फील्ड में, तो आप बेहतर बता सकते हैं। मामला सिर्फ एक है, वो दुनिया परेशान हुई पड़ी है, कोई चज का वकील तो हो। सही। दुनिया लाइनों में लगी पड़ी है कि जनाब साडा केस पढ़ लो, ताड़ी मेहरबानी। राइट। हम जब अपने सीनियर्स वकला को सुनते थे तो परेशान हो जाते थे। फाइनली जब वकालत के अंदर एंट्री मारी, दूसरे तीसरे दिन एक दोस्त ने राब्ता किया, उसने कहा मतीन भाई ये छोटा सा मसला है, ये हल करवा दें। मैंने उसे फीस चार्ज की 80,000 रुपए। सही। मेरा पहला केस था। That was your first case? हाँ। किस साल में था ये ना पूछिएगा, पहला केस था। 80,000 फीस चार्ज की और मुझ में समझ लें एक अजीब सी एनर्जी आ गई। मैं 2 दिन सोया नहीं, क्योंकि केस खुशी से नहीं, खुशी से नहीं, काम के बर्डन की वजह से। अच्छा। कभी कभी कोई केस ड्राफ्ट ही नहीं किया, कभी फाइल ही नहीं किया। पहली मर्तबा ड्राफ्टिंग करनी थी, पहली मर्तबा ही फाइलिंग करनी थी, पहली मर्तबा ही जज के सामने पेश होना था और पहली मर्तबा ही आर्ग्यूमेंट्स करके ऑर्डर करवाना था। कुछ पता ही नहीं था प्लेंट और डिफेंडेंट में क्या फर्क है, पिटिशनर रिस्पोंडेंट में क्या फर्क है, अगर मैं प्लेंट पेश कर रहा हूं कोर्ट में, सूट और एप्लीकेशन में क्या फर्क है, ये तक नहीं पता। क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ी थी लेकिन रियल फील्ड के अंदर ये जो चीजें थी ये नहीं पढ़ी थी। अब केस आ गया, ये होती थी जिम्मेदारी। मैं एक वकील के पास, दूसरे सीनियर के पास, तीसरे सीनियर के पास, चौथे सीनियर के पास ड्राफ्ट बनाता जा रहा हूँ, प्रूफ रीड करवाता जा रहा हूँ, गलतियां दुरुस्त करवाता जा रहा हूँ, उसको बनाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, सर ये मामला, ये मामला, ये मामला, ये मामला। मैंने उस पर्टिकुलर केस के मुतल्लिक एक पूरी किताब पढ़ डाली, मैंने पूरी रात के अंदर अपना पूरा केस बनाकर मैंने कोर्ट में प्रेजेंट किया, उसमें ऑर्डर लिया, ऑर्डर हो गया हमारे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वकालत चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सही। वकला इसको आर्ट समझते थे कि किसी तरीके से फीस आ जाए, पहले फीस आ जाए, और हमने इस चीज को आर्ट समझा कि किसी तरीके से काम हो जाए। राइट। फीस हमने भी ली, वहां से कोर्ट चस्का पड़ गया। और वो चस्का ये था कि यार हम बाकी इतने काम किए, कभी इतनी हाई पेइंग कैपेसिटी किसी और फील्ड में नहीं मिली।
यहाँ पर तो अच्छी फीस भी मिलती है, लोग आपको सर भी कहते हैं, इलाके के गुंडे भी आपको कहते हैं वकील साहब नहीं मान के चल रहा है। ये मतलब की फील्ड नजर आ रही थी शुरू शुरू में, क्योंकि उस वक्त ग्रेटिफिकेशन हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई थी। किसी तरीके से ना पैसे आएंगे। सही, जो यंग बंदा सोच रहा होता है, जाहिर बिल्कुल, बात है। क्यों कहा ही गया था पैसा बनता है। तो आपने टोके वाली सोच के ऊपर क्या अब नजरसानी की? नहीं, टोका नहीं, इसको मैं फिर हम्म, पैसा कमाना और पैसा कमाने की चाहत रखना भी बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने की चाहत रखना बुरी बात है। बिल्कुल सही। तो हमारी जो शुरू में चाहत थी वो ये थी कि यार इस फील्ड को हमने इसलिए ज्वाइन कर लिया और इसमें इसलिए अब हम स्टे करेंगे कि यहाँ पर हाई पेइंग कैपेसिटी में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और आप उनके काम करते हैं, तो आपका नाम भी बनता है, आपको इज्जत भी मिलती है, प्रोटोकॉल भी मिलती है और जेब भी गर्म रहती है। सही। आने जाने के आपके अखराजात बाकी मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं, सिमत में आना शुरू हो जाते हैं। अमान भाई, बड़ी जल्द मुझे अंदाजा हो गया जब मैंने थानों में जाना शुरू किया, कचहरी में जाना शुरू किया, तो मुझे पता लगा लोग बड़े अरसे से इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मैं कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर काली बहरे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट में इतनी काली बहरे मौजूद हैं, केस लगा दें सालों साल डिसाइड नहीं होते। कल मेरे एक मौजू के ऊपर डिस्कशन शुरू होगी सेशन जज साहब के साथ, तो मैं इंशाल्लाह मैं, अगर आप बाद में सवाल करेंगे ना कोई रेलिवेंट, तो मैं उसके हवाले से उसको मैं डिस्कशन को जी जी, लाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने ये अंदाजा कर लिया बड़ी जल्दी अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कि सब कुछ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सही, और वो अंदाजा कब हुआ, जब एक शख्स मेरे पास आया और उसके पास फीस भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बंदा वाकई मारा। मैं उसके लिए थाने चला गया। पहली मर्तबा मुझे थाने कल्चर का अंदाजा तब हुआ, और मैं कहता हूं उस पुलिस वाले ने मुझे बदला, उसका नाम शब्बीर था। ये थाना कौन सा था, अगर आप बताना? थाना छोड़ दें, क्योंकि शब्बीर नामी मैं उस पुलिस वाले को इसलिए मेंशन कर दी है कि आज का मतीन उस शब्बीर की वजह से मतीन बना है। और शब्बीर देख ले कि तुमने मुझे मतीन बनाया है, आज का मतीन। उसने किया क्या, उसने उस बुजुर्ग के बेटे के ऊपर एक झूठा पर्चा डाला, पकड़ा, घर से कोई चीज बरामद नहीं हुई, थाने ले आया। तब तक उसका बुजुर्ग मेरे पास आ गया, अपनी आंखों में आंसू लिए। मैं क्या, ठीक है चाचा जी, मैं तेरे नाल चलता। मैं थाने गया, मैंने क्या, शबीर भाई ने ताड़ी मेहरबानी छड़ दो यार, ना करो, वर्दी पहनी हुई थी मैंने। और तुसी वकील होंदे हो, तुसी थाने कर तो आंदे हो, भाईजान ताड़ी मेहरबानी ना करो यार, मैं मीत मसाजत कर रहा हूँ। जी जी, मैं चल ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इतनी देर में उसने दो और बंदे पकड़े हुए थे, तो उसका मामू आ गया, ओ शबीरे, ओ मेरा पुत्र ही यार, छड़। मामू पुलिस ऑफिशियल था। और भाई उन्होंने दे बच्चे ने फौरी तौर पे छड़ ना को सॉरी भी करो। अच्छा, उनके दो बच्चे छोड़ दी मेरी नजरों के सामने। मैंने वर्दी पहनी हुई है और मैं सिर्फ इस तलाश में हूं कि किसी तरीके से ना मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिल जाए, क्लाइंट तो नहीं, इस बंदे को रिलीफ मिल जाए यार, इन्हों भी छड़ दे। तो मैं उसकी आंखों में बड़ी मासूमियत के साथ देख रहा हूँ कि शबीर भाई ने चलो मेरे सामने दो बंदे छड़े ने, इन्हों भी छड़ देंगे। मैं क्या सर छड़ दो, छड़ देंगे, हाँ जरा खाना खा ली। मैं ठीक है। अब आप वेट कर रहे हैं, ये तकरीबन 1-1.5 घंटे का दौरान ही आप 3.5 घंटे मैंने उसका वेट किया। खाना खाने से पहले 3.5 घंटे? खाना खाने का जब उसने कहा, उसके बाद कहता मैं रेड पे जा रहा हूँ, उसके बाद कहता मैं वहां पे जा रहा हूँ। मैं ठीक है, लेकिन आज बंदा लेके जाऊंगा। जब वो वापस आया ना, तो वापस आकर मुझे उसने कहा कि तुसी जाओ, फिर मैं इन्हों देखता। मैं कि सर मैं तो बंदा लैन ही आया, तुसी ज्यादती कर रहे हो, चलो तुसी इत्थे बैठो, फिर मैं तुहाडे नाल मिलदा। उसने लड़के को लिया अपने दफ्तर में, उसने ना गुड्डों के ना एक पूरी, जो पतंगे नहीं होती, पूरे दफ्तर को पतंगों से सजा लिया। सही।
150-200 गुड्डा उसने साइड पे खड़ा किया, उस बच्चे को अपने साथ खड़ा कर दिया, 3-4 पुलिस वाले खड़े किए और तस्वीर बनाई और ग्रुप में भेजी कि आज असी ना पतंग बेचने वाले नु फाड़ लिया। और पतंग उन 2 लड़कों की थी सही। जिनको उनका पुलिस वाला मामू छुड़ा के ले गया था। ओहो। मेरी नजरों के सामने उन्होंने मुजरिम ढूंढ लिया या मुजरिम बना लिया? मुजरिम नहीं, मुल्जिम बना दिया। मुल्जिम बना दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उस लड़के को उन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर उन्होंने ना 150 गुड्डा डाल दिया, पर्चा दे दिया। मेरी आंखों में आंसू थे जो निकल ना सके, मैं कुछ कर ना सका क्योंकि पहली मर्तबा मैंने थाने का कल्चर देखा था। वैसे तो बड़े डिपार्टमेंट्स में घूमे हुए थे, पहली मर्तबा ये सारी वारदात मैंने अपनी आंखों के सामने, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, मैं इसका क्या करूं। अब कोई करे यहाँ, उसको मैं बताऊंगा वो कैसे होता, राइट। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि मैंने सारे काम छोड़ के इनको डंडा देना है, पुलिस वालों को। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं मैं आपको डंडा देने के लिए आया, तो मुझे आप इस नाम से पहचाने, पुलिस को डंडा देने वाला। ये आपके सवाल का जवाब। ठीक हो गया। तो जब भी तारीख में नाम लिया जाए पुलिस को डंडा देने वाला, तो उसके साथ मियां अब्दुल मतीन का नाम आ जाए, मेरे लिए ये काफी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। सर थोड़े से एक लाइट क्वेश्चन से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे वैसे तो आप बहुत बिजी आदमी हैं और आपका स्केड्यूल माशाल्लाह बहुत बिजी है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपकी शादी के हवाले से रीसेंट डेवलपमेंट्स हम देखते रहते हैं, आपके टिकटॉक देखते रहते हैं। तो जब से ये वाला मामला स्टार्ट हुआ है रिश्ता ढूंढने का, तो आपको डीएम्स तो आते होंगे। तो आपका बेसिकली ये मैं सवाल उन तमाम बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जिन्हें ये मसाइल करियर बनाने से पहले हैं, तो आप इनको इन डीएम्स को किस तरह टैकल करते हैं और आज की मोहब्बत को मियां अब्दुल मतीन किस निगाह से देखते हैं? देखिए मेरे पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं टू फॉल इन लव अफेयर्स। बिल्कुल ऐसा ही ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये मौजूदा कुछ अरसे के अंदर में मुझे थोड़ा सा फेम मिल गया, जिसको लोग सस्ती शोहरत भी कहते हैं, लेकिन वो मेरी नीयतों को नहीं जानते। सस्ती शोहरत के और बड़े तरीकेकार हैं। हमें जब मैंने अपना करियर देखा तो मैं एक शुरू से एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, कुछ अरसा को एजुकेशन में भी पढ़ा, क्लास का थीटा स्टूडेंट भी रहा हूँ, डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ, ग्रुप डिस्कशंस भी मैं किया करता था। क्या मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी? लाइफ में फोकस कुछ और था, राइट। मेरी जिंदगी के मकासद बदलते रहे, लेकिन फोकस उस मकसद के लिए होता था, फोकस कभी नहीं बदला। सही। यानी अगर मैंने ये करना है तो मेरा फोकस उस पे ही है, ये करना है तो फोकस उसी पे है। उसके बाद मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, बड़ी जल्दी इलाके के अंदर सिर्फ एक यंग वकील के तौर पर हमने कामयाबी हासिल नहीं की, यंग डायरेक्टर के तौर पर भी कामयाबी हासिल की। 3 साल के अरसे में मैंने 4 अदारे बनाए, 4 इंस्टीट्यूशंस बनाए 3 साल के अरसे में। ये रिकॉर्ड था पूरे इलाके के अंदर। उन इंस्टीट्यूशंस को बहाल किया, लोग हमारे इंस्टीट्यूशंस में आते। तो फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप था, तल्लक था, स्टूडेंट्स के साथ था, लोग जानते थे, मेरे पास तब भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। वकालत में आए, रोजाना कोर्ट में आते जाते हैं, क्लाइंट्स के मामला आते हैं, तब भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मसला कुछ और है, हमें बड़ी जल्दी बता दिया गया, बल्कि बड़ी जल्दी समझ लग गई कि अपने प्रोफेशनल फील्ड में नाला टैट रखना है। सही। नाला टैट रखने का मतलब ये है कि जब आप लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं तो आपका मकसद तो रहता है, लेकिन उससे फोकस हट जाता है। यही वजह है कि डीएम्स तो बड़े आते हैं, लेकिन मैं उनको कोई खातर ख्वाह जवाब देने से कासर हूं, अपनी मसरूफियत की वजह से भी, और दूसरे नंबर पर चंद डीएम्स भी इस नोयत की होते हैं कि उनको रिस्पॉन्स करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तरीका वारदात ठीक नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट ठीक नहीं। हाँ, यानी अच्छे डीएम्स हों तो बंदा रिस्पॉन्स भी कर सकता है। अगर शुरू में ही कोई ऐसी खच आपको मिल जाए जिससे आपको पता लग जाए कि अच्छा ये बाद में ये होने वाला है, तो आप उसका रिप्लाई नहीं करते।
सही। हाँ। सर आप माशाल्लाह आपके सवाल का अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। जी, जी। आपको जवाब कंटिन्यू भी तो करेंगे। चाहिए ना। आपने कहा था आप लोगों को क्या मशवरा जी, देंगे। जी, बिल्कुल। तो मैंने अपनी वारदात तो आपको सुना दी कि व्हाट हैपेंस इन माय डीएम डायरेक्ट मैसेजेस, लेकिन यंगस्टर्स के लिए क्या मशवरा है। देखिए खुद आप परेशान ना हो, ये काम आप सारे काम खुद अपनी मर्जी से करें, हम भी करते हैं। चंद काम हैं जो आप अपने वालदेन पे बड़ों पे छोड़ देते हैं कि माँ जी अब्बा जी तुसी लबो। हाँ, उसमें भी आपकी पसंद ना पसंद रहती है, ये नहीं कि जो मर्जी आपके ऊपर थोप जाए। सही। उनको वर्किंग करने दें, उनको तलाश करने दें, आप अपने करियर पे फोकस करें, अपना नाम बनाते जाएं ताकि वो आपके स्टेटस के मुताबिक आपका रिश्ता ढूंढ सकें। और उनमें से जो आपको पसंद आता है, जिसके साथ आपका माइंड मैच होता है, जिसके मुताबिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको ओके करें, बात खत्म करें। ये जो निभा निभियों वाले सीन हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, आप अंदाजा करें। मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे, एक लड़की ने मैसेज किया, मैं आपको डीएम की बात बता रहा हूँ, मैंने आपसे शादी करनी है, पांडे स्टूडेंट। अब उसकी उम्र क्या थी, 15 साल। ये केसेस बहुत हमें देखने में नजर उसकी आते हैं। उम्र 15 साल और वो मैसेज क्या कर रही है और किसको मैसेज कर रही है। ये निब्बा निब्बियों वाले सीन होते सर। निब्बा निब्बियों वाले सीन में जब आप पड़ गए तो आपका फोकस हट जाना है और आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सही। राइट। तो यही मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मैसेज है, अपना जिंदगी में एक मकसद बनाएं और उस मकसद के पीछे काम करें, फोकस अपना एक रखें। ये जो शादी वाले मामलात हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं खुद ब खुद, खुद ब खुद। और एक लाइफ में आपकी स्टेज आती है जब आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि लेट मैरिज करें, वक्त पर शादी कीजिए, सही। लेकिन आपके हालात इस कदर अच्छे जरूर हों कि आप एक इंडिपेंडेंट माहौल दे सकें अपनी फैमिली को। ये ना हो कि आप खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अखराजात बर्दाश्त कर सकें, आप मामलात को अच्छे तरीके से हल कर सकें और आपकी मेंटल मैच्योरिटी भी इतनी हो कि आपको पता हो कि बीवी को संभालना कैसे है। और लड़की भी तब शादी करे जब उसको पता हो मैंने अपने बंदे को संभालना कैसे, ये मामला। सही। सर जैसा कि हम लोग एजुकेशनल फील्ड के, मैं भी पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ाते हैं, तो हम एक चीज रिवाज को देखने में आता है कि यंग टीचर्स अपने ही स्टूडेंट से शादी कर लेते हैं। आपके ख्याल में, या फिर हमें इसको इस तरह इसे डिस्करेज करना चाहिए, या फिर इस तरह समझना चाहिए कि चलो नापसंदीदा तो है लेकिन अगर इस्लाम ने एक रूम दिया तो व्हाई नॉट। देखिए शरई तौर पर तो इजाजत है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी दुनिया के लिए उस्ताद थे, शादियां तो उन्होंने भी की। नहीं, जिस तरीके से कोड ऑफ मैं कंडक्ट चलाकर किया जाए। मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, शादियां तो उन्होंने भी की। अब कई ऐसे मामलात आते हैं, अगर शरीयत की रोशनी में देखा जाए तो इसकी अलाउंस मिल जाती है हमें, राइट। मसला है इखलाकी इकदार का। जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी इंस्टीट्यूशन में भेजता है तो वो एक्सपेक्ट करता है उसकी बेटी वहां से पढ़ के आएगी, राइट। जब वहां पे कोई मेल टीचर उस स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन करके बाद में निकाह करता है तो उसके साथ शरई तौर पे कोई मसला नहीं होता, इखलाकी तौर पे मसला ये होता है कि कई फैमिलीज अपनी बच्चियों को पढ़ाना छोड़ देते हैं इस डर से कि किसी टीचर ना लड़ा। सही बात। यू गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर शरई तौर पे मसला नहीं है, मुआशरती इक़दार को आपने मलहूज़े खातर रखना है, मॉरल वैल्यूज को आपने मलहूज़े खातर रखना है कि मुआशरा डैमेज ना हो। इवन कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिसको मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा। फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी में एक मामला हुआ था कुछ अर्सा कबल, पता है आपको? कौन सा मामला जरा बताएं तो मैं जिसमें वो एक इल्जाम लगाया कि टीचर्स ने कुछ बच्ची के साथ कोई रेप वाला मामला हो गया। जी जी। पता लगा? बहुत मशहूर उसके ऊपर मैंने एक भी डिस्कशन नहीं की। वजह, जब हम इन बातों को फैलाते हैं ना तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना छोड़ देते हैं। उस बात में हकीकत है कि नहीं, उस पर तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बड़े लूप होल्स हैं, उसमें तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहली बात यह है कि कोई भी ऐसी बात जो मुआशरे में हम फैलाते हैं जिससे लोगों के अंदर डर पैदा होता है वो फैलाना नहीं चाहिए। और मेरे यही तो लोगों के साथ चंद
चंद मेरे दोस्त भाई हैं जो एंकरिंग के पेशे से मुंसलिक हैं। मेरा उनसे यही मसला है कि आप एंकरिंग करें, लेकिन आप क्या टाइटल देते हैं, बाप ने की बेटी के साथ जुल्म, सेंसेशन भाभी बना पकड़ी गई देवर के साथ, ये इतने तो आपको पोर्न इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें आपको इस तरह के टाइटल्स नहीं मिलते जो कि आपके यूट्यूब चैनल्स पर थंबनेल्स हैं। बिल्कुल सही बात है। यहां से रिश्तों के किरदार खराब होते हैं। आपने ये देखना है, बात वो करें जिससे रिश्तों का तकद्दुस पमाल ना हो। ये मामला सर आप 24/7 बिजी रहते हैं और माशाल्लाह पूरी आपकी रूटीन का भी एक बिजी स्केड्यूल है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कामनेस नजर आती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये क्या भी बड़ी मजेदार बात है। आपने कहा कि मेरी पर्सनैलिटी में कामनेस नजर आती है। कई लोग कहते हैं कि सर तुसी हर वक्त भजदे ही रहंदे हो, बोलदे ही रहंदे हो, नहीं, करदे ही रहंदे कामनेस से मुराद ये है कि आप जब मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि आप हरेटनेस का शिकार हैं। हो। कामनेस इन द उसकी सेंस ऑफ फोकस, उसकी नॉट वजह इन द है सेंस ऑफ लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। उसकी वजह है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कई बंदों की ना पर्सनैलिटीज बड़ी मल्टीपल्स होती हैं। मैंने एक मूवी देखी है पाराचित, शायद आप में से किसी ने देखी हो। अपराजित मूवी है, एक बंगाली मूवी। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं ना 2.5 घंटे फोकस के साथ आपके मजा आ जाए आपको मूवी देखने का, उसमें वो सारे जालिमों को सजाएं देता है खुद, तो वो अपराजित मूवी देखें। उसमें एक करेक्टर है वकील का, वो बड़ा एक शरीफ सा वकील है जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। वो जालिमों के लिए अपराजित बन जाता है, अपनी महबूबा के लिए रैम्बो बन जाता है, और कोर्ट के अंदर अभी बन जाता है बतौर वकील। मेरा ख्याल है मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मैं अपने दोस्तों में बैठता हूं तो हंसियां खिड़ियां करता हूं। मैं अगर किसी सोफिस्टिकेटेड महफिल में बैठता हूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूं, अगर मैं अपने रूम में हूं तो मैं इंट्रोवर्ट भी हूं, अगर मैं किसी शादी ब्याह पे गया हूं तो मैं एम्बिवर्ट भी हूं। लड़ने के मामलात हैं तो मैं लड़ूंगा भी, और जहां पर सुलह करानी है वहां पर माफी भी मांग लेते हैं हम, राइट। तो ये अल्लाह पाक की चंद नेमतें हैं जो इंसान को मिल जाती हैं कि वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज क्रिएट कर लेते हैं। तो कई दोस्तों के सामने मेरी पर्सनैलिटी कुछ और है, कईयों के सामने कुछ और है। आपके सामने मेरी पर्सनैलिटी बड़ी कामनेस वाली है, तो मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे कहा कि मेरी पर्सनैलिटी में कामनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि आपने ये चीज महसूस की। और मैं ये इंटरव्यू स्पेसिफिकली ये लाइन निकाल कर मैं अपने पेज पर भी लगाना चाहूंगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि चंद लोगों के दिलों में मेरे बारे ये भी मोहब्बत है कि मैं कामनेस रखता हूं, वरना लोग समझते हैं ऐसी तो बड्डन पिंदे हैं। बहैसियत प्रूफ के तौर पे आप लगाना चाहेंगे? इंशाल्लाह। सर पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि ना इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2020 की इस्लामाबाद रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7,60,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आप भी सुबह के वक्त अदालतों में, फिर थानों और कचहरियों में, फिर एकेडमी में, और फिर रात को यही मामला चलते हैं। आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं, अगर बाहर चला जाऊंगा तो बेहतर है कि अच्छा करियर परसू कर सकूंगा? अमान भाई, मजा आ गया आपके सवाल पे। आई हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू गो अब्रॉड। कई दोस्त हैं जो कहते हैं सर आप यूएसए आ जाए, कई दोस्त हैं जो आप कहते हैं सर यूके आ जाए, आप इंग्लैंड आ जाए, हम आपका खर्चा बर्दाश्त करते हैं, आप यहां पर आकर प्रैक्टिस करें। आप ऑस्ट्रेलिया आ जाए, जर्मनी आ जाए। हमने अपनी जिंदगी के साथ एक वादा किया, और वो वादा ये है कि अगर ब्रेन ड्रेन इसी तरह होना शुरू हो गया कि चंद लोग जो मुआशरे में अपना कुछ अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, अगर अगर वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना शुरू हो गए, तो इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। हम तो पाकिस्तान में रहेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज, और पाकिस्तान में रहते हुए उन तमाम अदारों के साथ टक्कर का मुकाबला देंगे जो अदारे अपने आप को फने खां समझे हुए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हुकामाते या हो फिगा और भी सही।
तो सर आप ब्रेन ड्रेन को बेसिकली इस मुल्क का असासा नहीं समझते, जबकि इस मुल्क के वजीर आजम साहब कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन तो पूरी दुनिया में हो रहा है। जब ये लोग आज पढ़ने के लिए गए हैं, कल ये वापस मुल्क में आएंगे तो बेहतरी के इम्कान ज्यादा होंगे। हालांकि आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर लोगों के पास वसाइल हैं और इंसान नहीं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड के अंदर इस तरह का मामला है कि निजाम ही नहीं है और बंदे ही बंदे हैं जो ब्रेन ड्रेन की सूरत में दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर सारे लोग ये समझें कि बाहर जाके सीखेंगे वापस इधर आएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी मासूमाना बात है। नहीं, ये वजीर आजम साहब का पर्सपेक्टिव है। वजीर आजम साहब के पर्सपेक्टिव को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी अकल को साथ सलाम। जो भी बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, उसके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से मैं पक्का हो जाऊं वहां से। बिल्कुल। वापस आने का कौन सोचता है उस मुल्क में जहां पर आप कारोबार नहीं कर सकते। आपका कारोबार अच्छा चलना शुरू हो गया तो डकैत आपको लूट लेते हैं। आप पर्चा करवाने जाते हैं तो थानेदार लूट लेते हैं। थानेदार लूटते हैं तो आप वकील के पास आते हैं, वो लूट लेते हैं। वो नहीं लूटते तो जजेस लूट लेते हैं। वो नहीं लूटते तो आपके इतने डिपार्टमेंट हैं जो मुनज्जम तरीके से आपको लूटने के लिए तैयार हैं। वो फोर्स से लेकर पुलिस तक, जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक और टेक्नोक्रेसी तक, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे लूटने को तैयार हैं। उस मुल्क में रहने के लिए कौन तैयार हो? हाँ, आप कुछ वक्त दे दीजिए अपने मुल्क को, खिदमत कीजिए, इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर ही आपका बाहर बन जाना है। सही जी सर, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा डिप्रेस स्टूडेंट पाए जाते हैं। सन 2020 में 3000 बच्चों ने खुदकुशी की। अब खुदकुशी का रुझान तो इस कदर ज्यादा है कि आपको ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी आए दिन खुदकुशी के बढ़ने के रुझान नजर आते हैं। तो आप माशाल्लाह दिन रात काम करते हैं, आप कैसे डिप्रेशन से डील कर रहे हैं? डिप्रेशन काम करने से नहीं आता। नहीं, आम तासुर तो यही दिया जाता है ना कि शायद कोई इंसान ओवरनाइट सोशल मीडिया से मशहूर हो गया है और उसकी जिंदगी में बड़ी चिल लाइफ चल रही है, तो अच्छे व्लॉग चल रहे हैं, काम धाम का कोई अंदाजा नहीं है। मैंने आज कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू देखा सेम टॉपिक पे। वो कह रहे थे कि जिसको बड़ी जल्दी सक्सेस मिल जाए बंदा बड़ी जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि बड़े स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं, इन दोनों बातों का जवाब सिर्फ एक है। डिप्रेशन आता है एक्सटर्नल फैक्टर से, इंटरनल फैक्टर से डिप्रेशन नहीं आता। एक्सटर्नल फैक्टर्स के हैं, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ 24 घंटे में, मैंने अगर 18 घंटे काम करना तो 18 घंटे मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा काम करने के लिए। मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए काम करता हूँ। जब दिल की तस्कीन के लिए काम करते हैं तो डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन कब आता है? जब आप लोगों की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। सर, आपका मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में क्या ख्याल है? आप जैसा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे तो डिप्रेशन को भी बेच दिया जाता है, तो ये तासुर लिया जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं वो शायद रोज सुबह शाम मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही सुनते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर वो लोग जो ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के आदी हो जाते हैं। और बिल्कुल ये उसी तरह ही काम करता है जैसे सिगरेट काम करता है। आज आपको एक सिगरेट से फायदा है, कल को आप 2 पिएंगे, परसों आप 3 पिएंगे। यही मामला हमारे स्टूडेंट्स में मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेके है। वो समझते हैं कि मोटिवेट होने के लिए जरूरी है कि हमने दिन में 2 घंटे कासिम अली शाह साहब को ही सुनना है। आप इस बारे में क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं इस मौक़िफ़ पे बड़ा न्यूट्रल रवैया रखता हूँ। एक वक्त था जब अपनी मेंटल मैच्योरिटी के लिए विवेक बिंद्रा से लेकर संदीप महेश्वरी तक और कासिम अली शाह साहब से लेकर सुंदर पिचाई तक हर बंदे को सुना और दे मार 4.5 किताबें पढ़ी। मैं तो हर रोज कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ा करता था और एक महीने के अंदर 45 किताबें पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट रहा हूं। पीर और पंजाबी की मिसाल है कि पीर और पेड़ में ये फर्क है। पीर वो है जो आपको आपके दीन के करीब कर दे, अब मोटिवेशनल स्पीकर्स तो वो है जो अमली बात करे। लेकिन हमारे यहाँ ये तासुर लिया जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का मानना है कि सबसे पहले आपको माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, काम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों का। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या लोगों की कहानियां सुना के मोटिवेट किया जा सकता है? पिछले सवाल को ही हम कंटिन्यू करते हैं और उसी के जवाब को हम लेकर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने कई किताबें पढ़ी, कई लोगों को सुना। इवन कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं 3-3 घंटे का उनका प्रोग्राम हैंड फ्री लगा के सो जाया करता कि सोते हुए भी सुनो।
ऐसा भी वक्त आया जिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम आपने करना है, आप अपने एक मकसद बनाएं, उस मकसद को हासिल करने के लिए जब कभी भी आप डिप्रेस्ड हो तो इन 2-4 बंदों को सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप मोटिवेशनल पकोड़े खाते जा रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहे। वो है असल रीजन डिप्रेशन की, और वो है असल रीजन इनकी लत लग जाने की कि आप इनको सुनेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, नहीं सुनेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। नॉट टू डू द सर्टेन थिंग ओवर विच यू हैव कंट्रोल। आपने सिर्फ इनको सुनना है मेंटल पीस के लिए, कुछ देर के लिए सुना, कुछ बातों को ज़हन में बिठाया, उसके बाद काम शुरू करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, जिंदगी स्मूथ लाइन हो जाएगी। सही जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। सर, आप अक्सर आर्टिकल 10A के बारे में बात करते हैं, इलीगल डिटेंशन की तरफ बहुत बोलते हुए नजर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करने के बाद भी सप्लीमेंट्री एफआईआर दी जाती हैं, इस बारे में जो पाकिस्तान के बड़े नाम है वो इतने मुतहरिक नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्या अभी तक वो रियलाइज नहीं कर पाए या फिर हकीकत कुछ और है? आर्टिकल 10A के हवाले से मैं कुछ गाइड करना चाहूंगा। आर्टिकल 10A कोई इलीगल डिटेंशन के लिए आर्टिकल नहीं है। राइट टू आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल है, और फेयर ट्रायल तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। बिल्कुल। जब तक कि फेक और फैक्टिशियस एफआईआर्स को हम बंद नहीं डालेंगे, जब तक फेक फैक्टिशियस डिटेंशंस को और इलीगल डिटेंशंस को हम रोकेंगे नहीं। हमने जब आर्टिकल 10A की मूवमेंट शुरू की तो हमें पता लगा कि हम दिलाना तो लोगों को फेयर ट्रायल चाहते हैं, लेकिन फेयर ट्रायल की चंद लवाजमात हैं, उनको पहले क्लियर कर लिया जाए। उसमें सबसे पहला लवाजम था कि अगर किसी ने किसी बंदे को गिरफ्तार किया, अगर किसी थाने ने, तो आप अपने सबूतों की रोशनी में 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। बिल्कुल सही। अगर आप 24 घंटों में पेश नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपने मिसकंडक्ट किया है, आप उसकी इनकार्सरेशन कर रहे हैं, आप उसको बांध कर दूसरी पार्टी से पैसा खाकर इलीगल ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर उसको बांध कर उसी से पैसा खाने की कोशिश करके इलीगल ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमने एक बड़ी कार्रवाई की। मैं सेशन जज साहब से मिला, मैंने कहा सर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं पूरे लाहौर के 85 थानों को नथ डाल सकता हूं, लेकिन मेरा प्रोसीजर रुके ना। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सर मैं पिटीशन बनाता हूं तो मेरी पिटीशन के दरमियान में रास्ते में कई रुकावटें आ जाती हैं, फाइलिंग ब्रांच से लेकर एलमत के पास लाते हुए, उसको रिपोर्ट करवाते हुए, आपको मार्क करवाते हुए, आगे जज साहब के साथ उसकी एंट्री करवाते हुए, फिर वो बेल ऑफ अपॉइंट होता है, फिर ऑर्डर होता है, इतनी देर में खबर निकल जाती है कि फलाने थाने में रेड होने लगी है, तो वो मारे जाने से पहले गिरफ्तारी डाल दे। सप्लीमेंट्री एफआईआर भी उसी तभी डाल देते हैं या वो बाद? वो समझ लें कि अगर आधे घंटे का भी टाइम मिल गया ना पुलिस वालों को, उन्होंने ना पीछे अपना पर्चा भी बना लेना, गिरफ्तारी भी डाल देंगे। पूरे लाहौर के अंदर एक चीज मशहूर हो गई, जैसे ही बंदा पकड़ा जाता है, जैसे ही हमें कॉल आती है, विदिन 5 मिनट हमारी पिटीशन रेडी होती है। मेरी पूरी टीम इतनी एक्टिव है, मैंने कॉल करनी है, ये पिटीशनर है, ये डिटेन हुआ, फौरी तौर पे पिटीशन बनाएंगे, 3 से 4 फैक्ट सेंड डालो, 5 से 6 मिनट में पिटीशन बन गई। पिटीशन ऑनलाइन हमारी मूव होती है, वहीं पर उसके प्रिंट्स निकलते हैं, वकालतनामे हमारे सब कुछ मौजूद हैं, वहीं पर फाइल तैयार होती है। फाइलों के नीचे समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के हमने वर्किंग की हुई है पूरे कोर्ट के अंदर कि इस तरह फाइल घूम के 15 मिनट के अंदर बैल ऑफ अपॉइंट होकर बैल ऑफ बाहर आ जाता है। ये हमारी स्पीड है जिसकी वजह से पुलिस वाले हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे। सही। और इस स्पीड को हम मजीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये 15 मिनट को हम 5 सेकंड के ऊपर लेके आएंगे। आप बंदा पकड़े इंशाल्लाह, आपको फौरी तौर पे या तो उसको कोर्ट में पेश करो 24 घंटों के अंदर, उसकी गिरफ्तारियां डालो, बसूरत दीगर हम इंशाल्लाह उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2023 में कोई 120 प्लस बंदों को हमने सस्पेंड करवाया, तो इस साल 2024 का टारगेट है 1000 से ज्यादा करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को हम सस्पेंड करवाएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। सही सही सर, बड़ा सर पुलिस के खिलाफ जब आप बात करते हैं, जो जायज भी है, इलीगल डिटेंशंस के खिलाफ भी बात करते हैं, जो कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि हर महकमे में होती हैं,
लेकिन 2022 के अंदर 20 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया और अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक दैट इज मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द पंजाब पुलिस, पिछले 10 सालों के अंदर 1590 पुलिस अफसरान शहीद हुए। तो आप नहीं समझते कि इससे जो पुलिस के बाकी लोग हैं या बाकी अफसरान के जो फैमिलीज हैं उनसे उनका मोरल डाउन होगा, जो हम आर्मीज के बारे में कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आर्मी इस मुल्क के अंदर 4 मार्शल लॉ, इस कानून को सबसे पहले आइन को जनरलों ने तोड़ा, लेकिन हम उस पर खुलकर बात नहीं करते कि नौजवानों का मोरल डाउन होगा। तो आप तो माशाल्लाह बिल्कुल पुलिस वालों को आपने डंडा दिया हुआ है, तो आप नहीं समझते कि जब आप पुलिस वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उससे जो शोहदा के लवाहिकीन है या बाकी जवान है उनका मोरल नहीं डाउन होगा, या आप ये समझते हैं कि ये बात ही गलत है, मोरल डाउन होगा? 2-4 चीजें इसमें क्लियर करना जरूरी। पुलिस डिपार्टमेंट में कई तो वाकई शोहदा हैं, लेकिन कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें इनको गोली मारना अल्लाह का हुक्म हो जाता है। सर ये बड़ी सख्त बात करने लगा। मेरे पास अभी आपसे कुछ देर कबल राजनपुर से क्लाइंट्स हैं, वो पूरी लाइन बैठी हुई थी सोफे के ऊपर। जी मैंने देख रहा था। मैं 2 छोटे बच्चे थे, उनके भाई को इलाके के गुंडों ने पकड़ा, तावान मांगा। छोटू गैंग वहां पे राजनपुर पे मशहूर है, जिसके बारे में छोटू गैंग नहीं, वो कोई इमरानी गैंग है। अच्छा। पकड़ा, तावान मांगा, ये पुलिस के पास गए, हमारा बच्चा अगवा हो गया, पर्चा कट गया। पुलिस ने उनका बच्चा रिकवर नहीं करवाया। जब इन्होंने पर्चा करवाया तो उन्होंने दूसरे भाई को अगवा कर लिया। उन्होंने कहा 30 लाख रुपए दोगे तो दोनों को छोड़ेंगे। इन्होंने दूसरा पर्चा करवाया, पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये हाई कोर्ट आ गए, रिट फाइल की, हेबियस कॉर्पस फाइल हुई, दोनों भाइयों को उनसे रिकवर करवाया गया। दोनों भाई जब रिकवर हुए तो अदालत आलिया ने हुक्म कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दोबारा इनको उठाया, उठा के बंदा ही मार दिया। गैंग ने बंदा मार दिया। इन्होंने पर्चा करवाने की कोशिश की, पुलिस की सहूलियतकारियों, उन्होंने पूरे का पूरा इनका गांव जला दिया, पूरी बस्ती जला दी। इसके पर्चे मौजूद हैं, एविडेंस चाहिए होंगे तो मैं आपका उनके साथ इंटरव्यू करवा दूंगा। तो ये कितने लोग थे जो मेरे पास तो भी 4-5 अफेक्टेड हुए इस केस में? इस केस के अंदर एक पूरी फैमिली, इस पूरी फैमिली के लिए पूरे गांव को कि ਤੁਹਾਡੀ जुर्रत कैंज हुई कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई उठ के अदालत पहुंच गया, और पुलिस उनके साथ मुलव्वस थी। उनके दूसरा भाई जो बच गया उसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मारा, दहशतगर्द बनाकर। चलें इस बारे में तो हम मजीद आगे बात भी करेंगे। अच्छा, इनकाउंटर करके मार दिया। अब आप मुझे बताएं, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही ये क्या करेंगे? ये ढूंढ ढूंढ के ठोकेंगे उन गैंगस्टर्स को भी और उन पुलिस ऑफिसर्स को भी जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। राइट हो गया। जहां तक बात रही शहादत की, तो कई पुलिस वाले शहीद होते भी हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके लिए सानिया पैदा करे कि वाकई बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए मर जाए। लेकिन आप अंदाजा तो कीजिए कि पुलिस के साथ हमारा सबसे ज्यादा लेन देन है। हर बंदे का ताल्लुक है पुलिस के साथ। आप 10 बंदों से पूछें पुलिस कैसी है, आपको पता लग जाएगा पुलिस कैसी है। पर्चा करवाने के लिए भी पैसे देने और पर्चा रोकने के लिए भी पैसे देने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। तो फिर पुलिस का काम क्या है? ये इतने सवालात हैं जो बताते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ी करप्शन किया। रह गई फौज, तो फौज ने तो करप्शन की ऐसी दास्तानें छोड़ी हैं, अल्लाह अकबर, जितना जुल्म किया। इनकलाब की जरूरत है, और ऐसा खूनी इनकलाब जिसमें सारे वो जर्नैल मार दिए जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को खाया है। और जब तक ये इनकलाब नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होने। और इंशाल्लाह ये जो अब नस्ल तैयार हो रही है ना, ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को नथ नहीं डालेगी, ये फौज डिपार्टमेंट को भी नथ डालेगी।
दोनों को नथ डालेंगे तो काम ठीक होंगे। और इन दोनों की हाला लाला ये पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, इस तरह करने से नहीं ठीक होते मोराल। मोराल नथ डालने से ठीक होते। फौज का काम इंटरनल पॉलिसी के अंदर मामलात को चैलेंज करना नहीं, एक्सटर्नल मामलात को चैलेंज करना है, सरहदों की हिफाजत करना है, राइट। इसी तरह पुलिस के चंद काम है इंटरनल, दोनों को अपने अपने काम करने होंगे, तब जाके मामला ठीक होगा। ये क्या ये सियासतदानों की तरह की मुनाफकत नहीं कि जब आप सिविल इंस्टीट्यूशंस पे बात करते हैं, सिविल एजेंसीज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 75 सालों से इस मुल्क के बड़े फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में रखे, वो चाहे इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, अपने इदारे की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या इस मुल्क की गवर्नेंस हो, तमाम मजबूत फैसले फौज ने हमेशा से ही अपने हाथ में रखे। लेकिन जब बात आती है इन इदारों की, तो हम ये बात क्यों नहीं कहते कि इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून इस मुल्क का आइन है, और जिस इदारे के सरबराहान ने इस मुल्क के आइन को 4 बार तोड़ा, उनका आप जिक्र ही नहीं करते। एक तो ना, अब आप अपने मजीद इंटरव्यू में एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलेंगे, आप फौज ही बोलेंगे, ठीक हो, और हम डंके की चोट पर फौज फौज करेंगे कि फौज ने जितना जुल्म किया है पूरे मुल्क के साथ, और 75 सालों नहीं 77 सालों की हिस्ट्री के अंदर पूरी कौम को समझ आ गया कि इस दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वर्दी है। और सिर्फ फौज नहीं, पुलिस भी, ये सारे मुलव्वस हैं इस पूरी कारस्तानी के अंदर। अल्लाह इन सबको हदायत दी। 9 मई के वाकयात के बाद क्या हुआ, राइट, आपको नजर नहीं आ रहा? 3500 से 3700 लोग तो अभी भी अगवा है। आप मुझे बताएं, एक जमात को अपने खुदे लाइन लगा दी है, नजर नहीं आता क्यों लग गई? उसी तरह ऐसे मामला चलेंगे? ऐसे नहीं चलते सर। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि इमरान खान साहब को गलत निकाला गया, तो हमें ये बात भी माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब को भी गलत निकाला गया था। पिछले 75 सालों में 23 वजीर आजम में से कोई अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सका, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि ये तमाम लोग चोर हैं। यही बात तो हम रोते हैं। मैं तब भी कलपता था जब नवाज को निकाला गया, तब भी कलपता हूं जब इमरान को निकाला गया। 5 साल क्यों पूरे नहीं करने देते आप? नेहरू ने बड़ी मजेदार बात की कि 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों आजाद हुए, तो इब्तदाई 5 सालों में पाकिस्तान के 5 वजीर आजम बदले, बिल्कुल, और आर्मी चीफ सिर्फ एक था। बिल्कुल। इंडिया के 5 आर्मी चीफ बदले, जबकि वजीर आजम सिर्फ एक था। तो नेहरू ने कहा कि मैंने यह तोतियां नहीं बदलता जिन्हें पाकिस्तान वजीर आजम बदलता है। अब आप देख लेंगे 77 सालों में 23 वजीर आजम आए हैं और 17 आर्मी चीफ आए हैं, जबकि इंडिया में 15 वजीर आजम आए हैं तो 30 आर्मी चीफ आए हैं। ये भी इनकी मोहब्बत है कि 17 आ गए हैं, वरना तो एक मरे ना तो वही पूरी उम्र गुजार दे। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो अल्लाह पाक ने एक सिलसिला बनाया ना मरने मारने का, ये तो मरे ना तो ये तो पूरी एक आर्मी चीफ ही 75-77 साल रहता। अल्लाह इनको हदायत दे। और ये भला कब ठीक होगा? जब पॉलिटिकल लोग भी ठीक हो जाएंगे। ये पहले इनके बंदूकों के ऊपर चढ़ के आते हैं, उसके बाद इन्हीं का निशाना बनते हैं। जब हमारे पॉलिटिकल लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने सर पे चढ़ के आएंगे ना, अपने पट्टा सा होएगा, फिर ये टक्कर का मुकाबला देंगे, क्योंकि ये अदारे कानून की हुक्मरानी के लिए हैं, कानून को वायलेट करने के लिए नहीं बनाए।